नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का, जो होगा आपका 31 मई से लेके 6 जून तक का। तो ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद आप पार्ट 2 भी करेंगे। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि भारत की आर्थिक समृद्धि पर ताज़ा आंकड़े जारी हुए हैं। ठीक है ना। समृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ जिसे बोला जाता है। तो पिछले साल आपने देखा था कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी, हमारी इकॉनमी श्रिंक हुई थी। तो इस बार देखते हैं इस बार आंकड़े किस प्रकार के रहे। तो देश की आर्थिक वृद्धि पर ताज़ा आंकड़े जारी हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही में देश की वृद्धि दर 1.6 रही है। याद रखिए, ये जो आंकड़े आते हैं ये हर तिमाही पे आते हैं फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो आया है वो आया अप्रैल, मई और जून के लिए। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले देश की अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर कर रही थी। आंकड़ों की माने तो इस पूरे वित्त वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था में 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन दर्ज किया गया। मतलब ये नेगेटिव रही है, ऋणात्मक। अगर पूरे साल की बात करें, पूरे वित्त वर्ष की अगर बात करें। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डेटा बताते हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान हमारी वृद्धि दर 4% रही है। 2020-21 के दौरान देश की ग्रॉस वैल्यू एडेड में 6.2% का कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन देखने को मिला है। बता दें, किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि मापने के लिए जीवीए एक बेहतर तरीका है। अकेले चौथी तिमाही की बात करें तो इस दौरान निर्माण क्षेत्र की तरफ से काफ़ी अच्छे संकेत आए हैं। इस क्षेत्र में 14% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। वहीं गैस, विद्युत और जल आपूर्ति क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि देखी गई है। लेकिन सेवा क्षेत्र पर नज़र डालें तो होटल्स, व्यापार, परिवहन इत्यादि में 2.3% का संकुचन दर्ज किया गया है। आगे लिखा हुआ है कि बड़ी बात यह है कि पहली तिमाही में लगभग 24%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% का संकुचन होने के बाद भी तीसरी तिमाही में हमने 0.5% की वृद्धि दर्ज की थी। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि कोरोना महामारी का प्रभाव इस बार कुछ कम रह सकता है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में स्थानीय स्तर पर ही लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि दूसरी लहर का हमारे निजी उपभोग पर खासा असर देखा जा सकता है। लोगों का रोजगार विहीन हो जाना और आय का तेजी से गिरना इसकी मुख्य वजह हो सकती है। अच्छा, बात करें तो श्रिंकिंग डीपन्स जो देखे जाते हैं, तो हमारे जो कोर सेक्टर है याद कर लेना, एक होता है कोल, एक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओवरऑल है। ये पिछले साल अगस्त का है। तो केवल कोल और जो आपका कौन सा था फर्टिलाइजर जो क्षेत्र था उसी ने वृद्धि दर्ज की थी। बाकी जितने भी थे वो श्रिंक कर गए थे। मतलब उनकी जो आपकी रेट ग्रोथ थी, ग्रोथ नहीं रही थी, वो क्या करके संकुचन कर गए थे, माइनस में रही थी। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे 2020 कोर सेक्टर ग्रोथ बाईं तरफ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में देखेंगे तो अप्रैल में -37.9% था आपका कोर सेक्टर। टोटल एवरेज जो था वो कितना था आपका -37 था। और धीरे धीरे भारत रिकवर कर रहा था, धीरे धीरे करके -21.4, -12.9 और -8 की तरफ बढ़ रहा था। तो ये 8 आपकी क्या है कोर सेक्टर्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। इन्हीं के आधार पर भारत की जो क्या है जीडीपी है या भारत की जो ग्रोथ रेट है वो तय की जाती है। अच्छा, दूसरी न्यूज़ है, किसानों को मिलेगा नैनो यूरिया का तोहफा। तो ये अच्छी बात है, इफ़को ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इफ़को अगले महीने नैनो यूरिया लॉन्च करेगी। इफ़को के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री लाल किला सहित विभिन्न मंचों से मिट्टी के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर बात करते रहे हैं, जिसे हमने एक चुनौती के रूप में लिया है। श्री अवस्थी ने एक वेबिनार में यह कहा कि नाइट्रोजन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है और उर्वरक के इस नैनो रूप में इसमें भारी कमी आएगी। आपको बता दें कि इफ़को, जिसे बोलते हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है। इस नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के साथ 50% अथवा 100% मिलाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। आपको यह बता दें कि नैनो यूरिया के तर्ज पर जल्द ही नैनो डेप, जिसे बोलते हैं डाई अमोनियम सल्फेट, भी हमें देखने को मिलेगा। 500 ml नैनो यूरिया, जिसकी कीमत लगभग 240 रुपये होगी, 45 किलोग्राम सामान्य यूरिया के बराबर होगा। देख लीजिए, लगभग अपने से 90 गुना ज़्यादा जो आपका यूरिया है उसी के बराबर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और जितना आपका 90 किलो यूरिया है बराबर होगा अगर आप 500 ml नैनो यूरिया और 90 की जो आप, सिंपल सी बात है, 90 बोल सकते हैं, 90 गुना ज़्यादा। या अगर सिंपल सी बात है 500 ml बोलिए या 1000 ml बोल दीजिए, या 90 गुना बोल सकते हैं आप। तो 500 ml पर इतना होगा जितना आपका 45 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल होगा, उतना ही होगा। और इसकी कीमत 240 रुपये रखी गई है। उर्वरक के इस नैनो रूप की मांग विदेशों से भी आ रही है। इफ़को विदेशी किसानों की सहायता करने की भी योजना बना रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो यूरिया देख लीजिए, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है CnS2 का होल NS2 का होल ट्वाइस। अच्छा, एक चीज़ याद है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है NS2CO NS2। तो ये याद रखना, CO में कौन सा डबल बॉन्ड होता है।
मोलर मास लगभग 60.06 ग्राम पर मोल होता है। मेल्टिंग पॉइंट लगभग 133 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेसिटी अगर देखा जाएगा, क्योंकि ये बेस होता है, क्षार होता है, 13.9 है और अपीयरेंस व्हाइट सॉलिड के रूप में होता है। इफको की अगर बात करें तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इसका नाम है। 3 नवंबर 1967 को बना था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चेयरमैन अभी बी के नगाई साहब है और डॉक्टर US अवस्थी जिनकी बात अभी हो रही थी वो CEO और MD है और इफको एम्प्लॉय है AK यादव। बात करें यूरिया प्रिपेयर कैसे होती है लेबोरेटरी में, तो आप क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड से यूरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर डाइइथाइल कार्बोनेट से आप क्या कर सकते हैं, यूरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप कार्बोनिल क्लोराइड से अगर आप यूरिया प्रोड्यूस करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका निकलता है, जबकि डाइइथाइल कार्बोनेट अगर यूज करते हैं तो आपका एल्कोहल निकल के आता है। बात करें अगर यूरिया की, तो इट इज एन एमाइड डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोमाइड या कार्बोमिक एसिड NH2COH, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्बोमाइड। इट्स IUPAC नेम इज अमीनो मैथनामाइड। ये याद कर सकते हैं आप एडिशनल जानकारी के लिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। यूरिया इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोटीन इन द बॉडी। अबाउट द 30 ग्राम ऑफ द यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन डेली इन द हेल्थी ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर से अगर हेल्थी कोई पर्सन है तो उसके शरीर से हर दिन 30 ग्राम आपका यूरिया निकल के आता है, यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के अंदर रहता है। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन द लेबोरेटरी। याद रखना कि लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया ही था। इसे बनाया था रॉले ने और 1773 में, और किससे निकाला था, यूरिन से निकाला था। तो ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज आती है क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बढ़ा एक नया कदम। तो लिखा हुआ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान के लिए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसे बोला जाता है के साथ सहयोग किया। यह सहयोग क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान में तेजी लाने और पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए किया गया है। इससे संस्थान के संकाय, शोधकर्ताओं और छात्रों को IBM क्लाउड पर IBM के क्वांटम सिस्टम और टूल्स तक पहुंच प्राप्त होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग लैब IIT मद्रास में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों की मेजबानी करेगा। IBM फैकल्टी और छात्रों के लिए आवश्यक लर्निंग रिसोर्सेज, उपकरण और सिस्टम एक्सेस प्रदान करेगा। IIT मद्रास के साथ यह सहयोग IBM क्वांटम एजुकेटर्स प्रोग्राम का हिस्सा है। यह क्वांटम क्षेत्र में शिक्षकों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है, साथ ही गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक लर्निंग रिसोर्सेज, उपकरण और सिस्टम एक्सेस प्रदान करेगा। आपको बता दें कि IIT मद्रास ने जुलाई 2020 में क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट पर इंटरडिसिप्लिनरी डुअल डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किया है। अच्छा, बात करें तो भारत में जो IIT था, तो जो पहला IIT बना था वो IIT खड़गपुर था, जो आपका वेस्ट बंगाल में 1951 में बना था। उसके बाद बॉम्बे है और उसके बाद आपका कानपुर है। मद्रास जो था आपका वो 1959 में बना था। दिल्ली जो था वो एज अ इंजीनियरिंग कॉलेज 1961 में इंट्रोड्यूस हो गया था, पर 1963 में उसे IIT का दर्जा दे दिया गया था। वहीं अगर उत्तराखंड में बात करें तो सबसे पुराना जो आपका बोल सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज था वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1847 में बना था। ये भारत का सबसे पुराना आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कि IIT सबसे पुराना खड़गपुर है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात की जाएगी तो वो आपका कौन है, तो वो है आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे 2001 में उत्तराखंड बनने के बाद आपको IIT का दर्जा दे दिया गया था। चलते हैं फिर आगे। अच्छा, चीन में 3 चाइल्ड पॉलिसी को मिली मंजूरी। तो लिखा हुआ है चीन ने हाल ही में घोषणा की कि अब प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। हाल के आंकड़ों में चीन की जन्म दर में नाटकीय गिरावट को देखने के बाद यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक पोलित ब्यूरो की बैठक के दौरान इस बदलाव को मंजूरी दी गई है। 2016 में चीन ने अपनी दशकों पुरानी 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी में रिप्लेस किया था। 1979 की बात है। 1 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए की गई थी। 2 बच्चों की पॉलिसी के बाद भी जन्म में निरंतर वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण चीनी शहरों में बच्चों की परवरिश की उच्च लागत को बताया जा रहा है। डेटा ने अकेले 2020 के लिए प्रति महिला केवल 1.3 बच्चों की प्रजनन दर को जापान और इटली जैसे वृद्ध समाजों के बराबर दिखाया है। अब देख लीजिए 2020 में चाइना की जो क्या थी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.3 की है। इसका मतलब ये होता है कि एक महिला अपने पूरे जो बोलते हैं जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, तो ये 1.3 है चाइना में। जबकि अगर मैं बोलूँ कि आइडल कंडीशन कौन सी होती है, तो आइडल कंडीशन है आपकी 2.1 की, मतलब एक महिला को कम से कम 2 बच्चों को जन्म देना चाहिए, तब जाके एक बोल सकते हैं पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी किसी देश की। भारत की लगभग 2.2 के आसपास है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा देख लीजिए, ये 1.3 पे आ गया चाइना का। अब 1.3 का मतलब ये लगा लीजिए कि 1.3 का मतलब ये होता है कि 100 महिलाएं 130 बच्चों को जन्म देंगी कुल मिलाकर। भारत में 2.2 है तो 100 महिलाएं 220 बच्चों को जन्म देंगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपका क्या है फर्टिलिटी रेट कम आ गया, बच्चों की प्रजनन दर है, बच्चों में जो प्रजनन दर है वो अगर कम आ गई ना, तो वो देश वृद्ध होने लग जाता है। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखना।
अच्छा, ये है चाइना का जो बर्थ रेट है हैज़ फॉलन रिसेंट ईयर। तो 1978 से 2020 तक का दिखा रहेगा। आप देख रहे हो 1971 में उस समय क्या था, जनसंख्या विस्फोट के कारण उन्होंने एक निर्णय लिया कि वन चाइल्ड पॉलिसी इफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद 2016 में उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे, पर उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। जैसा कहा गया है कि जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं, सिटी साइट्स हैं, वहाँ पर बच्चे पैदा नहीं करने के इच्छुक हैं आपके कौन, दंपत्ति, क्योंकि वो खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अब जाके उन्होंने 200 आपका 2021 में 2021 में कितना कर दिया, 3 चाइल्ड पॉलिसी ला गए। पर मुझे लगता है यहाँ पर क्या करना चाहिए, चाइना गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अगर कोई बच्चे चाहता है 2 बच्चे या 3 बच्चे, तो बाकी बच्चों का जो खर्चा है वो सरकार क्या कर सकती है, वहन कर सकती है। और चाइना ऐसा कर सकता है क्योंकि उसकी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आपकी जीडीपी है। अच्छा, अगर बात करें तो चाइना की जो फर्टिलिटी रेट है वो कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको चाइना, इंडिया और यूएस का देखने को मिलेगा। आपको जो येलो कलर में दिख रहा है वो चाइना का है, जो लगातार नीचे की तरफ आपका डाउनफॉल में जा रहा है। इंडिया सस्टेनेबल मैं बोल सकता हूँ नीचे की तरफ बढ़ रहा है, और यूएस आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ है, 4 से नीचे ही हमेशा। अच्छा, ये क्यों लिया जा रहा है फैसला, क्योंकि इस बार देखने को मिला, जो उस समय बोल सकते हैं कि इस बार का जो सेंसस था 2021 का चाइना में, यानी कि पॉपुलेशन सेंसस हो चुके हैं, भारत में अभी तक नहीं हुए कोविड के कारण। तो इस समय जो उनका बोल सकते हैं ग्रोथ रेट थी वो पिछले दशक के मुकाबले केवल 0.53% थी, कि उनकी जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, केवल 0.53% हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि जो उनकी बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन एज है उसमें ओल्ड एज अब ज़्यादा हो जाएगी, और जो आपकी यंग एज है वो कम हो जाएगी। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उस देश का ग्रो करना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंडिया 2030 के आसपास चाइना को क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी बोल सकते हैं जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। आप इतना देख सकते हैं। और डाउनफॉल जो देखने को मिलेगा ये तो चाइना का देखने को मिल रहा है अभी आपको 2024-25 के, यानी कि 2020 के बाद से आपका देखने को मिल रहा है कि चाइना की जो पॉपुलेशन होगी वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देगी, कम होना स्टार्ट कर देगी। भारत ऐसा कर पाएगा लगभग 2050-60 के बाद। अच्छा, फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है, अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा चीन। तो लिखा चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 महीने के मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की है। यह घोषणा एक स्वचालित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन तियानिए के लिए ईंधन और आपूर्ति के लिए रवाना करने के बाद की गई है। तियानजाओ 2 अंतरिक्ष यान चीन से अंतरिक्ष सूट अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन, उपकरण और स्टेशन के लिए ईंधन लेकर रवाना हुआ है। तियानिए चीन द्वारा भेजा गया तीसरा और सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। स्टेशन के कोर मॉड्यूल में 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। कैप्सूल को उत्तर पश्चिम चीन में जिकुआन बेस से लॉन्च किया गया था। सेंजाओ 12 मिशन के 3 अंतरिक्ष यात्री 3 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इस दौरान वे मरम्मत, रखरखाव, उपकरण स्विच और वैज्ञानिक कार्यों सहित अन्य कार्यों का संचालन करेंगे। सेंजाओ 12 चालक दल के मिशन में कोई महिला अंतरिक्ष यात्री शामिल नहीं है। तियानजाओ 2 मालवाहक जहाज के सफल प्रक्षेपण के साथ ही चीन ने 29 अप्रैल 2021 से 2022 तक निर्धारित इंटेंसिव स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन फेज चरण के अपने पहले 2 लॉन्च मिशन पूरे कर लिए हैं। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को रोबोटिक आर्म से लैस किया गया है, जिसे अमेरिका ने अपने संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के लिए चिंता बताया है। बात करें तो इस स्पेस स्टेशन का नाम होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो ये आप कर सकते हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किया जाएगा, जहां पे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेट किया गया है। ये लगभग 450 किलोमीटर पे, वो आपका 408 किलोमीटर के आसपास होगा। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखना। ये पूरा जो हो जाएगा आपका लॉन्च, बोल रहे हैं कि पूरी जो तैयारियां हैं लगभग 2024 के आसपास हो जाएंगी। और इसे लॉन्च किया गया था आपका 29 अप्रैल 2021 को तियानिए को। तो ये आप याद कर लेना। ये मॉडल है, ऊपर आपको दिख रहा होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये आपको रेंडरिंग स्पेस स्टेशन देखने को मिल रहा है, ये मॉडल है। अच्छा, यहाँ पर तियांगोंग फर्स्ट और तियांगोंग 2 की बात हो रही है, जो तियांगोंग प्रोग्राम का ही पार्ट है। ये देख लीजिए। तो अबाउट ये उसका मॉडल है। तो ऑपरेशन बाय 2023 लगभग 2023 से 24 के आसपास काम करना स्टार्ट कर देगा, और इसमें लगभग 6 लोग एक समय पर रह सकेंगे, ठीक है ना। और ये स्पेस में इन्वायरमेंट रिसर्च लैब को बेहतर बनाएगा चाइना की, और ये लगभग 250 माइल एबव लो अर्थ ऑर्बिट में सेट करेगा। कौन? चाइना। सेट कर दिया है, बस यहाँ पे मेंटेनेंस और सेटिंग की प्रोसेस चल रही है अभी। चाइना की अगर बात करें तो चाइना दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों से क्या लगाता है, सीमा साझा करता है। रशिया के साथ 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। ऊपर मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल। बात करें आगे म्यांमार की, फिर लाओस, आपका वियतनाम, इन देशों से इसकी सीमा साझा होती है। इधर से देखेंगे तो आपका अगर मैं बोलूँ ईस्ट से देखेंगे तो यहाँ पर आपका कोरियन पेनिनसुला भी लगता है। कोरियन पेनिनसुला आपका नॉर्थ कोरिया से इसकी बाउंड्री लगती है। नीचे की तरफ साउथ कोरिया है। ईस्ट चाइना सी आपको दिख रहा होगा, नीचे की तरफ साउथ चाइना सी है। फिलीपींस नीचे की तरफ है, ताइपे यहाँ पर, अब बगल में जापान नहीं देख रहा तो वहाँ पे जापान भी है।
नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका चाइना का फिजिकल मैप है। तो तकलामाटन डेजर्ट, ये आप याद कर लीजिए, एक पेपर में पूछा गया था। तो जो तकलामाकन डेजर्ट है वो भी आपको कहाँ देखने को मिला? चाइना में। गोबी डेजर्ट हो गया ये मंगोलिया, और चाइना के बीच में आप मानेंगे तो वहाँ पर है, ये आपका कोल्ड डेजर्ट है, ये याद कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ही आपको ऊपर की तरफ दिखेंगी द हिंगान लिंग माउंटेन्स दिख रही होंगी, जियानो हिंगान लिंग माउंटेन्स दिख रही होंगी, अल्तुनशान माउंटेन्स दिख रही होंगी गोबी डेजर्ट और तकलामाटन डेजर्ट के बीच में। नीचे की तरफ कुनलुनशान माउंटेन्स हैं, नीचे की तरफ हिमालय दिख रहा होगा, तिब्बत का प्लेट्यू दिख रहा होगा, तिब्बत का पठार, आपको यांग टिशिकांग रिवर नीचे की तरफ दिख रही होगी, ऊपर हुआंग ही रिवर दिख रही होगी, ऊपर राजधानी है बीजिंग, इस तरफ येलो सी दिख रहा होगा, साउथ चाइना सी आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान आपको सारा दिख रहा होगा। पर रिवर आपको दिख रही होगी जो वियतनाम की तरफ है नीचे की तरफ, तो ये देख लीजिए। बगल में उसके कुछ हांगकांग हो गया, मकाओ हो गया, ये कुछ उसके शहर है। ठीक है, मैकांग रिवर दिख रही होगी आपको, ये तिब्बतन प्लेट्यू दिख रहा होगा। तो मैकांग रिवर यहीं से नीचे की तरफ आपका आसियान कंट्रीज की तरफ जाके आपका साउथ चाइना सी में मिल जाती हैं। तो ये जरूर याद रखना, जैसे तकलामाकन डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया आपका, खासकर कुनलुनशान माउंटेन याद कर लीजिए, आप ब्रह्मपुत्र को याद कर लीजिए, आप मैकांग रिवर को याद कर लीजिए, आप यांग टेशिकियांग रिवर को याद कर लीजिए, आप येलो रिवर को याद कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा। यहीं पर ग्रैंड कैनल है आपका, येलो रिवर को हुआंग ही रिवर भी बोला जाता है, ये भी याद कर लेना आप लोग। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ कि मंगोलिया और चाइना और रशिया के बीच में एक नदी के लगाती है, सीमा लगाती है। तो आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ दिख रहा होगा जहाँ पर अमूर रिवर लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दिख रहा होगा उत्तर पूर्व की तरफ अमूर रिवर सबसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है जहाँ पे बीजिंग है, बीजिंग से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैंगचुन, हर्बेन और ऊपर की तरफ आपको दिख रही है अमूर रिवर। तो ये रिवर है जो मंगोलिया, चाइना और रशिया के बीच में क्या करती है? आपका सीमा का निर्धारण करती है। ये चाइना के आपके बोल सकते हैं स्टेट्स हैं। कुल मिला के आई थिंक 23 या 24 के आसपास स्टेट्स आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा जो इसका प्रांत है वो सिंजियांग प्रांत है, उसके बाद तिब्बत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले को लेकर केंद्र राज्य के बीच में खींचतान। तो लिखा नियुक्ति मामलों की कैबिनेट समिति ने 29 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव श्री अल्पन बंदोपाध्याय को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार की सेवाओं में शामिल करने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 28 मई को पश्चिम बंगाल में आयोजित यास चक्रवात संबंधी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कथित तौर पर अरुचि दिखाने से उपजे तनाव के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तुरंत बाद ही राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई थी, जो कि अब भी जारी है। श्री अल्पन बंदोपाध्याय 1987 कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में श्री राजीव सिन्हा का स्थान लिया था। आपको बता दें कि 60 वर्षीय आईएएस अधिकारी श्री बंदोपाध्याय पहले 31 मई यानी आज के ही दिन सेवानिवृत्त होने वाले थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 मई को केंद्रीय सचिवालय से श्री बंदोपाध्याय के कोविड-19 संबंधी अनुभव को देखते हुए उनकी सेवा को कम से कम 6 महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया था। 24 मई को उनकी सेवा 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। 28 मई को भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा जारी एक पत्र में अल्पन बंदोपाध्याय को 31 मई को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा गया था। ताजा खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार ऐसे संकट के समय में अपने अनुभवी मुख्य सचिव को कार्यभार से मुक्त नहीं कर सकता। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के कोविड संकट से जूझने के लिए अपने मुख्य सचिव की सेवा विस्तार का अनुरोध किया था। इस आधार पर मुख्य सचिव के तबादले को असंवैधानिक वह बता रही है। आज सुबह 10 बजे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समक्ष प्रस्तुत होने के कारण श्री बंदोपाध्याय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6(1) के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को केंद्र, अन्य राज्य, किसी कंपनी, एसोसिएशन या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्था में प्रतिनियुक्त कर सकती है। साथ ही किसी भी मतभेद की स्थिति में राज्य को केंद्र का फैसला अनिवार्यता मानना पड़ेगा। यह आपको वेस्ट बंगाल का मानचित्र दिख रहा होगा। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कई लोग सिर्फ यही दिमाग में रखते हैं कि एक ही देश से सीमा लगाता होगा, बांग्लादेश नहीं, पर इसका जो ऊपर वाला रीजन आपको दिख रहा होगा तो नेपाल और भूटान से भी लगाता है। अगर राज्यों की बात करें, सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है। यहीं पर आपको सुंदरवन डेल्टा नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दामोदर नदी, महानदी, गंगा। यहाँ की क्या है प्रमुख नदी? हुगली क्या है कि आपका गंगा का एक रूपांतरित रूप है। गंगा जब क्या होती है पश्चिम बंगाल में एंटर करती है तो फरक्का बैराज की तरफ एक जो बोल सकते हैं शाखा, वो कोलकाता की तरफ आके जिसे हुगली कहा जाता है, और एक बांग्लादेश की तरफ चली जाती है जिसे पद्मा कहा जाता है। पद्मा ही आके जाके ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, उसके साथ मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है
और मेघना नदी के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट न्यूज लिखा हुआ है, अब तटीय गश्ती पोत सजग को मिला कमीशन। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक बल ICG के लिए अब तटीय गश्ती पोस्ट सजग को कमीशन किया है। उन्होंने तटीय आबादी के समर्थन के लिए ICG की सराहना की है। ICG के चक्रवातों के दौरान बचाव अभियान, मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पॉन्स और नस्ली दवाओं के विरोधी अभियानों आदि का संचालन किया है। यह समुद्री हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। यह अत्याधुनिक मशीनरी, नवीनतम प्रौद्योगिकी, सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्री सशस्त्र बलों को सहायता प्रदान करेगी। गश्ती पोत एक छोटा नौसैनिक पोत होता है जिसे तटीय रक्षा, सीमा सुरक्षा, खोज और बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। ये आमतौर पर सीमा सुरक्षा में उपयोग किए जाते हैं, जैसे एंटीवायरसी, एंटी स्मगलिंग, मत्स्य पालन, गश्त आदि। गश्ती पोत को तटवर्ती गश्ती जहाजों IPV और अपतटीय गश्ती जहाजों को OPV जिसे बोला जाता है ऑफशोर पेट्रोल वेसल और इनशोर पेट्रोल वेसल, आप ये याद रख लेना, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपका 1 फेब 1977 में बना था। इसके लिए एक एक्ट आया था जो था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है और इसके अभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल आपके VD चापेकर है और डायरेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नटराजन। तो ये इनका नाम जरूर याद रखिए। 1977 फाउंड हुई थी ये। एक्ट कौन सा था? 1978 का। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की जो आपकी जलीय सीमा है उसकी रक्षा करती है। अच्छा, MBTAG भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर है। तो लिखा हुआ है IIT रोपड़ जो आपका जिसे रूपनगर भी कहा जाता है, पंजाब में स्थित है, ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर विकसित किया है। इस डिवाइस को MBTAG नाम दिया गया है। यह वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंगों, खराब होने वाले उत्पादों जैसे खाद्य और डेयरी आदि की सुरक्षित आपूर्ति के लिए राष्ट्र की अपनी तरह की पहली डिवाइस है। MBTAG का USB डिवाइस के आकार का बनाया गया है। यह लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है। यह एक बार चार्ज करने के बाद 90 दिनों के लिए किसी भी टाइम जोन में -40 से लेकर +80, -40 जो देखा जाता है, तो आपके 2 थर्मामीटर यूज होते हैं आपके मेनली। एक होता है आपका कौन सा, जिसमें आपका मरकरी यूज किया जाता है, पारा। और पारा जो होता है उसका जो आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है -40 पे ही होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड बाद आप मरकरी जो आपका थर्मामीटर है उसका यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो यूज़ होता है वो अल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ होता है, क्योंकि अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध इस तरह की डिवाइस सिर्फ 30 से 60 दिनों तक की अवधि के लिए तापमान दर्ज करती है। जब तापमान पूर्व निर्धारित सीमा से ऊपर जाता है तो यह एक अलर्ट जारी करती है। दर्ज किए गए डाटा को किसी कंप्यूटर को USB से जोड़कर हासिल किया जा सकता है। यह लॉगर दर्ज तापमान से आगे यह जानने में मदद करेगा कि परिवहन की गई कोई विशेष वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है। इस डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार हब अवध, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड द वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये जरूर नोट कर लेना अवध की फुल फॉर्म क्या है। और उसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के तहत विकसित किया गया अवध भारत सरकार की एक परियोजना है। नेक्स्ट न्यूज है वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रणाली। तो लिखा हुआ है मुंबई स्थित एक स्टार्टअप इंद्र वाटर ने वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित किया है। प्रणाली कोरोना योद्धाओं के लिए बनाई गई है। यह फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से वायरल कणों को दूर करती है। कीटाणु शोधन प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कोट, दस्ताने, N95 मास्क से SARS-CoV-2 वायरस के किसी भी संभावित ट्रेस को हटा देती है। इस प्रकार यह प्रणाली स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले PPE किट और अन्य उपकरणों को पुनः उपयोग के लिए सक्षम बनाती है। यह प्रणाली सूक्ष्म जीवों की संख्या में लगभग 1 लाख गुना कमी लाने में सक्षम है। इस सिस्टम का सत्यापन और परीक्षण IIT बॉम्बे में बायो साइंसेज और बायो इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया था। इस सिस्टम में एडवांस ऑक्सीडेशन, कोरोना डिस्चार्ज और UVC प्रकाश स्पेक्ट्रम, जिसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट सी लाइट स्पेक्ट्रम वाली मल्टी स्टेज कीटाणु शोधन प्रक्रिया शामिल की जाती है। याद रखना कि बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए अल्ट्रावायलेट रे जो होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है। और आप जानते हैं कि UV रे जो होती है ना, वो आपका जो वाटर प्यूरीफायर होता है वहाँ पर भी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए UV रेज का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी भी सामग्री के वायरस, बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोबियल स्ट्रेन को निष्क्रिय करती है। अगर देखा जाएगा तो जितनी भी आपकी अगर बात करें नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, जो होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। उसके बाद माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज आती हैं। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो गामा रेज, उल्टा चलेंगे एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। यहाँ पर जो बात हो रही थी अल्ट्रावायलेट रेज की बात हो रही थी। इनको माध्यम की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये कैसी रेज हैं आपकी, ये आपकी सारी की सारी नॉन मैकेनिकल रेज है, ठीक है ना। और ये कैसी, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतना आप याद कर लेना।
रेडियो की अगर बात करूं तो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है, कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल, एमआरआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव्स की बात करें तो एक्सेलरेटिंग चार्जेस एंड थर्मल एगिटेशन के लिए, कम्युनिकेशन, ओवन्स, रडार, सेलफोन यूज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड की बात करें तो थर्मल एगिटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, थर्मल इमेजिंग हीटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विजिबल लाइट जो होती है थर्मल एगिटेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, फोटोसिंथेसिस ह्यूमन विजन के लिए इस्तेमाल होती है। अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो थर्मल एगिटेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर होता है, स्टरलाइजेशन हो गया, विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरेज हो गई, इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर एंड द फास्ट कोलाइजन होता है, सिक्योरिटी, मेडिकल डायग्नोसिस, कैंसर थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गामा रेज की बात करें न्यूक्लियर डीके में इसका इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन, सिक्योरिटी, मेडिकल डायग्नोसिस, कैंसर थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज लिखिए, डेल्टा नाम से जाना जाएगा भारत में पाया गया कोविड-19 वेरिएंट। WHO ने ये जानकारी दी है। लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट B1.617.2 को डेल्टा नाम दिया है। वहीं B117 यूके तथा B1351 दक्षिण अफ्रीका और P1 ब्राजील वेरिएंट को WHO ने क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा नाम दिया है। तो याद कर लेना डेल्टा, देखो पहले अल्फा, बीटा, गामा और फिर डेल्टा। तो अल्फा किसका है? यूके वेरिएंट, फिर साउथ अफ्रीका चले जाना, बीटा वेरिएंट, फिर ब्राजील आ जाना, फिर गामा वेरिएंट और फिर इंडिया आ जाना, डेल्टा वेरिएंट। ये सभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में आते हैं। आपको बता दें कि कोविड वेरिएंट को खतरे के आधार पर 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और एक होता है वेरिएंट ऑफ द हाई कॉन्सिक्वेंसेज। डेल्टा यानी B16172 भी पहले VOI की श्रेणी में था, जिसे 11 मई 2021 को VOC की श्रेणी में डाल दिया गया था। भारत में पाया गया एक और वेरिएंट है जिसका नाम है B16171.1, जिसे 4 अप्रैल 2021 को VOI श्रेणी में शामिल किया गया था। WHO ने इसे कप्पा नाम दिया है, कप्पा नाम दिया है। तो दो हैं आपके B16171, तो आप याद कर लेना। 0.1 जो है वो आपका कप्पा है और 0.2 आपका कौन सा है? वो आपका अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा उसका नाम। तो VOI श्रेणी में इस समय कप्पा के अलावा एप्सिलॉन जो अमेरिका का, जीटा हो गया आपका ब्राजील का, थीटा हो गया फिलीपींस का, लोटा हो गया अमेरिका का। WHO ने कहा है कि इन वेरिएंट्स के वैज्ञानिक नाम नहीं बदले जाएंगे। विदित हो तो पिछले दिनों B16171.2 को भारतीय वेरिएंट कहे जाने पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। किसी वेरिएंट को एक देश के साथ जोड़ देने से उस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होती है। इसी को देखते हुए WHO ने वेरिएंट को नामित कर दिया है। WHO की अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको। हेडक्वार्टर तो बता दिया। हेड इसके टेड्रोस अधानोम है, डायरेक्टर जनरल है। ये इथियोपिया से आते हैं और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका जो पार्ट है यूएन का, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, मतलब इकोसॉक इसकी क्या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, आगे न्यूज आती है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो लिखा केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है आपके, ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP का शुभारंभ किया। CDP मतलब हो गया आपका कौन सा, जैसे ऐसे बोला जा सकता है आपका बागवानी ना, तो क्लस्टर विकास, ठीक है, बागवानी क्लस्टर विकास, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण में चुने गए कुल 53 समूहों से 12 बागवानी समूहों में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा। CDP का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी समूहों को विकसित करना ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, हाँ, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित एक सेक्टर कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारतीय बागवानी क्षेत्रों से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों को एड्रेस करेगा, जिसमें प्री प्रोडक्शन कटाई के बाद प्रबंधन, लॉजिस्टिक, विपणन और ब्रांडिंग शामिल होंगी। CDP से लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला से संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। इन क्लस्टर में आम के लिए लखनऊ, कच्छ, महबूबनगर तेलंगाना, केले के लिए अनंतपुर, थैनी तमिलनाडु और अंगूर के लिए नासिक महाराष्ट्र और हल्दी के लिए पश्चिम जयंतिया हिल्स मेघालय आदि को चुना गया है। ये क्लस्टर विकास एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे, जिन्हें संबंधित राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र सरकार की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है। इस कार्यक्रम को किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक के रूप में देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि किसानों की आय दोगुना करने का जो सरकार का लक्ष्य है वो 2022 का है, जो पूरा होता हुआ तो अभी तो नहीं दिख रहा। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती मौतें, तो लिखा हुआ है 1991 से लेकर 2018 के बीच सभी मौतों में से 1/3 से अधिक लोगों की मौत मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुई है। मतलब हर 3 में से एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसी न किसी तरीके से मर रहा है। यह लेख नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका से प्रकाशित किया गया। यह अध्ययन लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और मल्टी सिटी सहयोगी अनुसंधान नेटवर्क के साथ बर्न विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया गया। बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, आधिकारिक नहीं है, औपचारिक रूप से। दुनिया भर के 43 देशों में 732 स्थानों के डेटा का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाला गया।
यह दर्शाता है कि गर्मियों की अवधि में गर्मी से संबंधित सभी मौतों में 37% मानव जनित गतिविधियों के कारण ग्रह के गर्म होने से हुई है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी से संबंधित मौतों का यह प्रतिशत मध्य एवं दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक है। लेखकों के अनुसार भविष्य में गर्मी को कम करने और गर्मी के जोखिम से आबादी की रक्षा के लिए मजबूत समन्वितियों को अपनाने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित कर रही है। जंगल की आग और चरम मौसमी घटनाएं इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आपका जो UNFCCC जैसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जिसकी जो आपका COP21 हुआ था वो हुआ था पेरिस में 2015 में, जिसके तहत एक आपका पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसमें क्या था कि आपको क्या करना था कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड या उसकी कॉज के लिए जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी आपकी क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को कम करना था। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आपका जो तापमान था उसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकना था। ये कुछ लक्ष्य थे। अच्छा, 2005 में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। 192 देशों ने इसे साइन किया था और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मानचित्र में, तो जो ग्रीन कलर में वो साइंड एंड रेटिफाइड है, जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है रेटिफाई तो किया पर विड्रॉ हो गए थे, मतलब निकल गया था बाहर। जैसे आपका कौन विड्रॉ कर गया था, कनाडा विड्रॉ कर गया था, और जैसा आपका अमेरिका है यहाँ पे तो उसने साइन किया था पर रेटिफाई नहीं किया था। साइन का मतलब होता है सिग्नेचर तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं। रेटिफिकेशन होता है वहाँ की पार्लियामेंट के थ्रू। क्योटो प्रोटोकॉल ये बात करता है आपका कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें 6 मुख्य कंपाउंड्स आते हैं, मुख्य गैसेज आती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और आपकी कौन सी आती है ओजोन भी आती है, पर कौन सी आती है आपकी ओजोन भी बैड ओजोन वाली आती है जो ट्रोपोस्फेयर में आपकी क्या करती है सस्टेन करती है, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या करती हैं आपके बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारक हैं। तो इन्हें क्या करना है, कम करना है। ये कुछ हमारे टारगेट थे। ऊपर देख रहे होंगे तो लिखा हुआ टारगेट 5.2% से हमें करना है 2012 को, 2012 तक क्या करना था, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना था 1990 के मुकाबले। ये कुछ नियम थे। आगे चलते, माइक्रोसॉफ्ट ने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च की है। इसे साइबर खतरों से निपटने और भाग लेने वाले देशों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए मजबूत संचार चैनल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। साइबर सुरक्षा परिषद में इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों के नीति निर्माता शामिल हैं। परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना, खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। इसे एक मजबूत गठबंधन बनाया जाएगा ताकि साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इसे इस क्षेत्र में इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये देश मेलवेयर और रैंसमवेयर हमलों का औसत से अधिक दर से सामना करते हैं। वह अन्य देशों की तुलना में 1.6 गुना अधिक मेलवेयर हमलों और 1.7 गुना अधिक रैंसमवेयर हमलों को झेलते हैं। इस परिषद की वस्तुतः तिमाही आधार पर बैठक होगी। इस परिषद के हिस्से के रूप में सरकारी एजेंसियों और राज्य के नेता एक साथ मंच साझा करेंगे। बैठक में साइबर खतरों और संबंधित साइबर सुरक्षा समाधानों पर सूचना को लगातार आदान प्रदान किया जा सकेगा। वह कार्यबल के डिजिटल कौशल के सुधार के लिए माइक्रोसॉफ्ट सुरक्षा प्रमाणन प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रयोगशाला सत्र और समर्पित कार्यशालाओं की से ये कुछ सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो इसके अभी जो CEO है वो सत्या नडेला है। ये 4 अप्रैल 1975 को आपका न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर्म्ड हुआ था। हेडक्वार्टर इसका रेडमंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन। अच्छा, समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी, इनका निधन हो चुका है। तो गूगल ने आज यानी 2 जून को अमेरिकी खगोलशास्त्री और समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी का खास डूडल बनाकर सम्मानित किया। निधन नहीं हुआ, ये इनकी साइट से बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई होगी। गूगल के होम पेज पर कैमिनी को एक रंगीन माला पहनाते हुए दिखाया गया। यह इमेज जून के महीने में प्रवेश करते ही इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई दिखती है। जून के महीने को विश्व स्तर पर प्राइड मंथ के रूप में देखा जाता है। गूगल कैमिनी को US LGBTQ जिसे बोलते हैं लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है अधिकार आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में वर्णित करता है। कैमिनी का जन्म 21 मई 1925 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने भौतिक का अध्ययन करने के लिए 15 साल की उम्र में क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया था। कैमिनी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से खगोल विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। 1957 में वह आर्मी मैप सर्विसेज के साथ एक खगोलशास्त्री बन गए थे, लेकिन सरकार द्वारा LGBTQ समुदाय के सदस्यों को संघीय रोजगार से प्रतिबंधित करने के कुछ महीने बाद अपनी नौकरी खो दी थी। कैमिनी ने सरकार पर मुकदमा दायर किया और 1961 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को पहली समलैंगिक अधिकार अपील दायर की थी। कैमिनी ने अमेरिका में पहले समलैंगिक अधिकारों की वकालत करने वाले समूह का आयोजन किया था। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के समलैंगिकता के वर्गीकरण को एक मानसिक विकार के रूप में मानने को चुनौती दी थी।
आर्मी मैप सर्विसेज से निकाले जाने के 50 से अधिक वर्षों के बाद साल 2009 में अमेरिकी सरकार ने औपचारिक रूप से कैमनी से माफी मांगी थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई भी लड़ी। 11 अक्टूबर 2011 को वाशिंगटन डीसी में कैमनी का निधन हो गया था। अच्छा, भारत में अगर बात करें तो 6 सितंबर 2018 को जो आपका सेक्शन 377 इंडियन पैनल कोड था, जो अंग्रेजों के टाइम से था 1861 से, उसमें अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या कर दिया था, रूल बोल सकते हैं अपना डिसीजन बदल दिया था और LGBTQ कम्युनिटी को उनके राइट्स दिए थे। तो ये आप याद कर लेना, 2018 की बात है। सेक्शन 377 बहुत न्यूज़ में रहा था। IPC का जो आपका कौन सा है IPC, याद रखना कि सेक्शन 370 आर्टिकल नहीं है, अनुच्छेद 370 नहीं है, हमारे भारतीय संविधान का नहीं है, इंडियन पैनल कोड है, IPC है, ठीक है ना, 1861 का 377, जो ये बताता था कि बोल सकते हैं सेम सेक्स के लोग क्या नहीं कर सकते, इंटरकोर्स नहीं कर सकते। तो ये था जैसे बोला जाता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। बात समझ में आ गई? तो मैं पढ़ लेता हूँ। ऑन द 6 सितंबर 2018 कंसेंसुअल गे सेक्स वाज लीगलाइज्ड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ गई? अच्छा, LGBTQ कम्युनिटी की बात करें तो L फॉर लेस्बियन आता है, G फॉर गे आता है, B फॉर बायोसेक्सुअल आते हैं, T फॉर ट्रांसजेंडर आते हैं, T फॉर ट्रांससेक्सुअल्स भी आते हैं, Q फॉर आपका क्यूअर भी आते हैं, Q फॉर आपका क्वेश्चनिंग भी आते हैं, I फॉर आता है आपका इंटरसेक्स, A फॉर आता है आपका सेक्सुअल, A फॉर अलाई आते हैं, और P आता है आपका कौन सा, पैनसेक्सुअल। अगर इनकी बात करें तो इनके यहाँ पे मतलब है, जैसे L लेस्बियन का मतलब होता है अ वुमन हु इज अट्रैक्टेड टू द अदर वुमन। दो लड़कियाँ जब एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं आपके अट्रैक्शन दिखाती हैं। गे जो होते हैं वो मैन टू मैन होता है। बायसेक्सुअल होता है कि एक व्यक्ति जैसे कोई मान लीजिए कोई अगर मैन है तो उसका जो क्या होगा अट्रैक्शन होगा वो दोनों की तरफ होगा, मैन भी और मतलब वो लड़के को पसंद करता होगा, लड़की को भी पसंद करता होगा। इसी तरीके से आपकी वुमेन भी होती है। तो ये लिखा पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू बोथ मैन एंड वुमेन। ट्रांसजेंडर की बात करें तो पर्सन हु जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स द डॉक्टर पुट डाउन ऑन दियर बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप जानते हैं कि भारत में अब जाकर क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने राइट्स मिले, तीसरा जेंडर उन्हें घोषित किया गया था। ये बात है आई थिंक 2013-14 की। क्वीर की बात करें तो ओरिजिनली यूज एज अ डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स, मोर रिसेंटली द टर्म्स इज यूज बाय द पीपल हु आर नॉट हेटेरोसेक्सुअल and or not the cisgenders and the people who reject the traditional gender identities and seek a border and the deliberately ambiguous alternative to the label। तो जो ट्रेडिशनल जेंडर्स को आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उन्हें क्वीर बोला जाता है। अच्छा, बात करें तो क्वेश्चनिंग वाले की बात करते हैं, क्यों अ पर्सन हु इज स्टिल एक्सप्लोरिंग देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, जिसको अभी पता नहीं है कि वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ज़्यादा। इंटरसेक्स की बात करें, पर्सन हुज बॉडी इज नॉट डेफिनेटली मेल और फीमेल, दिस मे बी बिकॉज दे हैव द क्रोमोसोम विच आर नॉट XX XY, या फिर आपका बिकॉज देयर जेनेटिकल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स आर नॉट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड। तो कहीं ना कहीं जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है। इससे रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, उसमें आपका पटाउ सिंड्रोम था, आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम था, उस तरह के कई सारे सिंड्रोम्स बताए थे जो जेनेटिकल डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। दोनों के बताए थे मैंने। आपके जो ऑटोसोम्स होते हैं सेक्सोम्स से रिलेटेड जो होते हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। A फॉर द एलाइज, अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज एज अ स्ट्रेट बट इज सपोर्ट पीपल इन द LGBTQ कम्युनिटी। तो वो व्यक्ति जो क्या है, उनका पता है कि वो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, नॉर्मल मतलब वो क्या है कि क्लियर है, उनका जो होता है वो हेटेरोसेक्सुअल है, मतलब दूसरे सेक्स से क्या करते हैं, एक मेल एक फीमेल से और फीमेल मेल से, इस तरीके से, पर वो सपोर्ट करते हैं LGBT कम्युनिटी को। असेक्सुअल होते हैं अ पर्सन हु इज नॉट अट्रैक्टेड इन द सेक्सुअल वे टू पीपल ऑफ एनी जेंडर, जिनका किसी के प्रति क्या नहीं होता, आपका सेक्सुअल इन्फ्लुएंस नहीं होता, उन्हें असेक्सुअल बोला जाता है। पैनसेक्सुअल होते हैं अ पर्सन हु सेक्सुअल अट्रैक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन द जेंडर्स एंड मे देमसेल्फ एज अ फ्लूइड। अ पैन होता है सब पूरा व्हेन इट कम्स टू द जेंडर एंड द सेक्सुअल आइडेंटिटी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है सतत शहरी विकास पर भारत और जापान के बीच समझौता। तो लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन MOC को मंजूरी दी है। साथ ही शहरी विकास पर मौजूदा 2007 के समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है। MOC के ढांचे के तहत सहयोग पर कार्यक्रमों की रणनीति बनाने उन्हें लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह JWG का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक वर्ष में एक बार होगी, जो बारी बारी से जापान और भारत में होगी। इस सहयोग ज्ञापन के तहत सहयोग इसके हस्ताक्षर की तारीख से शुरू होगा और 5 साल की अवधि के लिए जारी रहेगा। इसे एक बार में 5 साल के लिए स्वतः नवीनीकृत किया जा सकता है। यह भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के संबंध में मजबूत, गहन और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इससे शहरी नियोजन, किफायती आवास, किराए के आवास, स्मार्ट शहरों की विकास, शहरी बाढ़ प्रबंधन, जल प्रबंधन, सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि में सहयोग मिलेगा। इस सहयोग से सतत शहरी विकास के सूचीबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह सूचीबद्ध क्षेत्रों में प्रमुख शिक्षाओं और बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान को भी सक्षम करेगा। अगर जापान की बात करें तो इस तरफ आपको बाईं तरफ दिखेगा इसका फिजिकल मैप। 4 प्रमुख यहाँ पे आइलैंड्स हैं। ऊपर से देखेंगे तो होकाइडो, फिर होंशू सबसे बड़ा है, और फिर आता है आपका शिकोकू और फिर आता है क्यूशू।
तो होकाइडो, होन्शू, शिकोगू, क्यूशू, ये 4 प्रमुख आपके क्या इसके आइलैंड्स हैं। अगर बात करेंगे कि जो इसकी राजधानी, कई बार पूछा जाता है कि राजधानी टोक्यो किस आइलैंड पे बसा हुआ है, तो ये होन्शू में बसा हुआ है। इसके ऊपर देखेंगे तो होकाइडो के ऊपर सी ऑफ ओखोटस देखने को मिलेगा, जो रशिया और जापान के बीच में आपका अवस्थित है। यहीं पर आपको कुछ क्यूरल आइलैंड्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो डिस्प्यूटेड है किनके बीच में, जापान और रशिया के बीच में। सी ऑफ जापान आपको ईस्ट सी की तरफ दिखेगा, ये बीच में आपके नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में। पैसिफिक ओशन आपको दिखेगा राइट साइड में, ये बोल सकते हैं ईस्ट की तरफ जापान के, नीचे की तरफ जाएंगे तो फिलीपींस सी देखने को मिलेगा, और क्यूशू के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे ryukyu आइलैंड्स की एक सीरीज देखने को मिलेगी, और वहीं पर आपका ईस्ट चाइना सी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर बात करें तो येलो सी आपको दिख रहा होगा, अगर आप दाहिनी तरफ चले तो येलो सी आपको दिख रहा होगा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, दूसरी वाली फोटो में। सी ऑफ जापान दिख रहा होगा, ये दिख गया होगा आपको। अच्छा, ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ आपको एक स्ट्रेट दिख रही होगी जिसका नाम है ला पारगुइस स्ट्रेट, ये सी ऑफ ओखोटस के पास में। फिर अगर आपको दिख रहा होगा तो होकाइडो और होन्शू के बीच में एक है आपका शुगोरू काइकू, ये स्ट्रेट है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा, नीचे फिलीपींस सी दिख रहा होगा, ईस्ट चाइना सी दिख गया होगा, और ओशुमी काइकू नीचे की तरफ स्ट्रीट है जो बीच में लगती है ryukyu आइलैंड्स और किसके, क्यूशू के बीच में। साउथ कोरिया और जापान के बीच में भी एक स्ट्रीट है जिसका नाम है कोरियन स्ट्रीट, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। अब पूर्व न्यायमूर्ति ए के मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो एचएल दत्तू के पदभार छोड़ने के बाद वो सीट वैकेंट थी, तो अब चुने जा चुके ए के मिश्रा एनएचआरसी के। तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 दिसंबर 2020 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एचएल दत्तू आयोग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे, और तब से ये पद क्या था आपका, खाली था। न्यायमूर्ति श्री मिश्रा माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं जो पिछले वर्ष 2 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले वे मध्य प्रदेश, कलकत्ता और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आपको बता दें कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। स्थापना से लेकर निवर्तमान अध्यक्ष तक आयोग के अध्यक्ष के रूप में केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश ही इस पद पर रहे हैं। याद रखना, मुख्य न्यायाधीश जो बोल रहा है, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो न्यायाधीश रहे उच्चतम न्यायालय के, पर मुख्य न्यायाधीश ने रहे कौन, ए के मिश्रा, आपके अरुण कुमार मिश्रा। विदित होगी 2019 में मानवाधिकार अधिनियम 2006 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। देख लिया आपने कि मानवाधिकार अधिनियम 2006 में जब अमेंडमेंट किया गया था, कब किया गया था, 2019 में। तो उससे पहले तो ये था कि केवल उच्चतम न्यायालय का जो आपका मुख्य न्यायाधीश है वही बनेगा, पर अब क्या कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं अध्यक्ष। अच्छा, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल मिला के आपके 34 आपके क्या है, न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में 33+1 का मतलब है 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, और अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो एन वी रमन्ना है, तो ये आप याद कर लीजिए। और कौन से नंबर के, 48वें नंबर के। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, ना कि 5 वर्ष का जो पहले था। आयोग के किसी भी अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। पहले इसका क्या था कि 5 साल और 70 साल जो भी कंप्लीट पहले होगा वो रखा गया था, अभी 3 साल का कर दिया गया है। तो मानवाधिकार आयोग के 27 वर्षों के इतिहास में ए के मिश्रा आयोग के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आयोग के अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष साथ ही आईबी जो आपका इंफॉर्मेशन जो बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्यूरो है कि पूर्व निदेशक श्री राजीव जैन और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एनएचआरसी की बात करें तो मैंने बता दिया ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 और फॉर्मेशन हो गया था 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है ना। और इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव जो रहे हैं वो रंगनाथ मिश्रा थे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और आपको कौन है, ए के मिश्रा, आपके अरुण कुमार मिश्रा है। और ये पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट में, तब भी ये एनएचआरसी के क्या बने, आपके बोल सकते हैं आपके डायरेक्टर बने, ठीक है ना, या चेयरमैन बने, ये आप याद कर लेना। और दूसरी बात क्यों बने, क्योंकि जो आपका ह्यूमन राइट्स जो आपका एक्ट था 2006 का, उसे अमेंडेड किया था 2019 में, जिसके तहत ये प्रावधान निकाला गया था कि जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीश भी बन सकते हैं। और जो क्या था सर्विस का जो टर्म था, जो टेन्योर था, वो पहले 5 साल से 3 साल कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आती है स्वास्थ्य जल शोधन की नई तकनीकी। तो लिखा हुआ है CSIR जैसे बोलते हैं, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने स्वास्थ्य नामक एक नई तकनीकी लॉन्च की है। यह तकनीक की प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने में सहायक होगी।
आगे लिखा हुआ है, भारत में पानी से होने वाली बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए तकनीक लाई गई है। दरअसल पानी से होने वाली बीमारियों के कारण बनने वाले रोगजनक सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए पानी का कीटाणु शोधन आवश्यक है। ऐसे में पानी कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीनीकरण, जैसे बोलते हैं क्लोरीन डाला जाता है ना आपका पानी के अंदर, जैसे रासायनिक तरीके हानिकारक या कैंसरकारी बाय प्रोडक्ट्स उत्पन्न करते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत दबाव में कमी या कैविटेशन के परिणाम स्वरूप एक तरल को उबालना शामिल होगा। यह विधि पानी कीटाणु रहित करने के लिए रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का उपयोग करती है। यह प्रक्रिया भारतीय पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए प्रतीत होती है। यह प्रक्रिया हाइड्रोडायनेमिक कैविएशन का उपयोग करती है। पानी कीटाणु रहित करने के लिए प्राकृतिक तेल और पौधों के अर्क जैसे प्राकृतिक संसाधनों के साथ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग को जोड़ती है। इस प्रकार इस विधि के जल उपचार की दक्षता और कम लागत में वृद्धि की गई है। सुरक्षित पेयजल के महत्व को देखते हुए जल जीवन मिशन JJM के तहत सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल यानी नल के पानी की आपूर्ति करना है। अगर पूछा जाता है कि आपके जो आपका जल से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है तो उसके मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके गजेंद्र सिंह। तो यह आप याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, आपको बता दें कि 15 अगस्त 2019 को JJM की घोषणा के बाद 4 करोड़ घरों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। तो याद रखना, जल जीवन मिशन जो था या जल शक्ति, आगे दिमाग में, जल शक्ति मंत्री कौन है आपके अभी, तो वो कौन है आपके गजेंद्र सिंह। गजेंद्र इस तरीके से याद रखना, गजेंद्र इंद्र को बोला जाता है और इंद्र पानी का देवता है, इंद्र मतलब वर्षा का देवता है। तो जल जीवन मिशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2019 को, और 5 साल में क्या करना था, हर घर तक वाटर टैप पहुंचाना था, ठीक है। अच्छा, ये करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है, गोवा कंप्लीट कर चुका है, बहुत छोटा है तो उसने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें तो 26 सितंबर 1942 को ये बना था। मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डायरेक्टर जनरल अभी हैं शेखर सी मांडे। अच्छा, फ्रेंच साहित्यकार डेविड डाउब को मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो लिखा हुआ है, फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डाउब को उनके दूसरे उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बोला जा रहा है। 2 आते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स प्राइज आता है, एक आता है आपका ये जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और एक आता है इंटरनेशनल मेंस बुकर प्राइज। दोनों अंतर है, अभी बता दूंगा दोनों में अंतर। मूलतः यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, पर इसका क्या मूलतः क्यों बोल रहा है, क्योंकि आगे जाके इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना था, कंडीशन है बुकर्स प्राइज की। प्रसिद्ध अमेरिकी कवियत्री, लेखिका और अनुवादक एना एलिजाबेथ मॉस्कोविच को इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया है, देख लीजिए। फ्रेंच भाषा में लिखी गई है डेविड डाउब ने, और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये है, पर इसका जो आपका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है वो एना एलिजाबेथ मॉस्कोविच ने किया है, तो ये थोड़ा याद रख लेना। डेविड ने इस उपन्यास की विषय वस्तु प्रथम विश्व युद्ध है रखी है, जो उनके सेनेगल वासी परदादा की प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों पर आधारित है। सेनेगल आपका एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको सेनेगल देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल है, सेनेगल कैपिटल आई थिंक डकार है। अच्छा, अनुदित पुस्तकों के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले डेविड पहले फ्रांसीसी साहित्यकार हैं। आगे लिखा, बुकर पुरस्कार विजेता को 50,000 ब्रिटिश पाउंड यानी लगभग $70,850 की धनराशि प्रदान की जाती है। अनुदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार राशि का विवरण या वितरण लेखक और अनुवादक के में समान रूप से किया जाता है। याद रखना, दोनों को बराबर बराबर मिलता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को 2019 तक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज को। अब जो मैं बोल रहा हूँ, एक होता है मैंस बुकर प्राइज और एक होता है मैंस बुकर इंटरनेशनल प्राइज। बात समझ में आ गई। तो मैंस बुकर की बात करते हैं तो वॉज ऑरिजिनेटेड इन द 1969 इन ब्रिटेन। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। एवरी ईयर वन ऑथर इज अवार्डेड फॉर हिज हर नोबल इंग्लिश ऑनली। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में ही दिया जाता है। अर्लियर द प्राइज वॉज कन्फाइंड अमंग द कॉमनवेल्थ, केवल कॉमनवेल्थ कंट्रीज को दिया जाता था। कॉमनवेल्थ नेशन जैसे जहाँ जो कभी ना कभी अंग्रेजों के या बोल सकते हैं ब्रिटेन के क्या रहे होंगे, आपकी कॉलोनी रही हो, जैसे भारत है, तो उनको दिया जा सकता था। Irish and Zimbabwean citizen, but later the rule was changed and given the opportunity to all English novel around the world। बाद में से बदल दिया गया और जितनी भी इंग्लिश नॉवेल्स हैं अगर ऑल अराउंड वर्ल्ड में आपकी क्यों पब्लिश हो रही है तो उसको मैन बुकर प्राइज दिया जा सकता है। इंडिया की बात करें तो अरुंधति रॉय को मिला था 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कई बार पूछा जाता है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के आपके राइटर कौन है, तो कई बार याद कर लेना, अरुंधति रॉय 1997 में मैन्स बुकर प्राइज मिला था उन्हें इसके लिए। अच्छा, अब आता है एक मैंस बुकर है, एक है मैंस बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ये अभी आपका 2005 में बन के तैयार हुआ है। एनी इंग्लिश रिटन नॉवेल्स ऑन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द एनी बुक कैन विन दिस अवार्ड। यहाँ पे अंतर है, देखो मैन बुकर अगर आता है तो याद कर लेना 1969 में केवल इंग्लिश में दिया जाता है, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा भाई आपको। और पहले तो रूल ये था कि केवल कॉमनवेल्थ कंट्रीज, आयरलैंड हो गया, जिम्बाब्वे के, उनके लिए होता था, पर बाद में जाके क्या करते था, पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया गया था। पर होना क्या चाहिए, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, और किसी लैंग्वेज में होगा तो नहीं मिलेगा। जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल जो प्राइस था वो 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब आप किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, आप किसी भी लैंग्वेज में आपने नॉवल को लिखा,
पर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा, तब जाके वो मैंस बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के लिए क्वालिफाई होगी। तो इसलिए जो मैंने बताया मैंस बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो अभी मिला है वो राइटर और जो कौन होता है आपका ट्रांसलेटर होता है उन दोनों में बन जाता है, ठीक है ना। अर्लियर इट वाज गिवन टू द 2 years गैप, रिसेंटली इट हैज़ बीन अवॉर्डेड एवरी ईयर। तो पहले 2 साल के गैप में दिया जाता, अब हर साल दिया जाता है। तो कितना आसान है, देखो मैंस बुकर कर लेना, और अगर मैंस बुकर इंटरनेशनल आएगा तो उसमें याद रखना कि उसमें कौन हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं आपके राइटर और ट्रांसलेटर। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2005 में। पुराना वाला कब का है, मैंस बुकर जो केवल इंग्लिश में दिया जाता था, 1969 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक पहला पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। माफ़ करना, इसका PDF मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। कारण ये है कि इसका मैं PDF बना रहा था पर फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लगभग 300 पेज की हो गई थी, वो PDF में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा। तो इसका PDF तो नहीं दे पाऊँगा, तो आप वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, और स्क्रीनशॉट मार के क्या करना है, नोट्स बना लेना अपने। ये पार्ट 1 था, और तुरंत बाद में क्या कर दूंगा, पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका जो बगल में दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे प्रेस कर लीजिए और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक करते ही आपको जितनी भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई जा रही है वो सारी मिल जाएंगी। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ आजकल मैं क्या तैयार कर रहा हूँ। तो एक तो UPSC EPFO के पेपर मैं आपके अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब में। दूसरा उत्तराखंड से रिलेटेड आपका वन दरोगा जो भर्ती है, जो आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास हो सकती है, तो उसकी वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी। बायोलॉजी की एक वीडियो डाल दी है, जल्दी केमिस्ट्री या फिजिक्स में से एक डाल दूंगा। और उसी के साथ मैं एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं जो आपका UPSC CSC से रिलेटेड है, सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड है। पेपर 1 जो आपका आता है GS वाला, ठीक है ना, प्रीलिम्स का, उसकी प्रैक्टिस भी मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा। इस वीडियो का जो लिंक है मैं फेसबुक पर भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।